हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, जैसे कल मैंने आपको बताया था जो रोग और रोग के होने के क्या क्या साधन होते हैं, इस पर चर्चा किया गया था। आज आपको बताने वाले हैं रोग और उसके सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहले देखना रोग निवारण के सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीज ऑफ प्रिवेंशनर्स, यानी कि जो रोग है उस रोग को किस प्रकार से हम निवारण करें, इसका सिद्धांत क्या क्या है। आखिर किस हिसाब से हम रोगों को अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले रोगों को कंट्रोल करने के लिए हम अपने वातावरण को क्या करें, शुद्धिकरण करें। वातावरण अगर मेरा शुद्धिकरण हो गया तो रोग को कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी रोग होता है उसका कारण है हम प्रदूषण। हमारे पास जो सामने प्रदूषण मौजूद है, इस प्रदूषण के कारण क्या होता है, हम रोगी बन जाते हैं। तो रोग को रोकना, रोग से बचना डिपेंड करता है हमसे क्या चीज पर, रोगों को आधारित होता है। तो यही बात कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति मान चलिए कह रहा किसी भी संक्रमण रोग का निवारण उसका उपचार करने से होता है। सही बात है। मान लीजिए कितनों खतरनाक रोग हो गया भाई, किसी भी संक्रमण रोग, संक्रमित रोग है, उसका निवारण जो है उपचार करने से होगा। अब बीमार पड़ गया, दवाई नहीं खिलाएगा तो क्या होगा, अर्थात वह रोगी और रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो उसका इलाज करना जरूरी है। अगर नहीं इलाज करेगा तो भजा जाएगा, भजा जाएगा तो भोज होगा, भोज होगा तो पैसा खर्चा। अरे तो उसको इलाज करवाओ। अब बूढ़ा बूढ़ी कहता क्यों इलाज कराए, की दिक्कत, जितना पैसा इलाज में उससे कम पैसा भोज। अरे भाई भोज के लिए ही तुम, लेकिन भारतीय सभ्यता में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन उसको कहा नहीं, जब तक आदमी जीवित है तब तक उसको इलाज कराओ, बीमार है तो उसको इलाज कराओ। सांस चलना चाहिए, अंत में मरना है ही, लेकिन फिर भी उसका इलाज चलते रहता है। ऐसा भी होता है। करा एक बार रोगग्रस्त हो जाने के बाद, सही बात है, अगर एक बार आदमी रोगी हो गया बाद में शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, यहो सही बात है। रोग होने से शरीर कमजोर होता है, कमजोर इतना होता है उठाई बैठाई नहीं होता है, पतला होता है, शिथिलपन पड़ जाता है, मानसिक तनाव आने लगता है, जिसकी भरपाई करना कठिन होता है। सही बात है। अगर मान चले कि हाथ उत कट गया, पैर कट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया है या फिर माथा फट गया तो ब्लड को पूरा होने में बहुत सारा समय लगता है। महिलाएं जब शिशु को जन्म देती है उस समय उसका जो ब्लडिंग होता है वह ब्लड को भरपाई करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एक महिला ही इस दर्द को जान सकती है कि बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट है। शरीर का एक एक भाग जो उसका बुझाता है टूट गया है, दर्द से बेचैन कराती ही माँ तब बच्चों को जन्म देती है। लेकिन फिर भी बच्चे कहते कि तूने क्या किया मेरे लिए। अरे बउआ, तुम उस चीज को भूल गए हो जब तुम्हारा जन्म हो रहा था, जब तुम्हारा भरण पोषण के लिए क्या क्या किया गया था। तो माँ ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सारे कुछ कर सकती, दूसरा कोई नहीं कर सकती है। उपचार में प्रायः बहुत लंबा समय लगता है। सही बात है, आदमी रोगी हो जाए तो इतना जल्दी इलाज हो जाए यह संभव नहीं, बल्कि उसका इलाज पूर्ण रूप सफल तब होता है जब उसका बहुत सारा काम होता है, तो उसका इलाज भी उसी वक्त सफल हो जाता है। करा रोगों से संक्रमित व्यक्ति संक्रमण के फैलने का स्रोत बन जाता है। सही बात है। जब व्यक्ति कोई रोगी बन जाता है और वह व्यक्ति रोगी है तो वह व्यक्ति रोगी जब रहेगा तो उसके आसपास के जो बसे हुए मौजूद लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उसको भी संक्रमण होने का डर रहता है। और इस संक्रमण को बचने के और बचाने रोकने के लिए कई सारे तथ्य और उपयोग करना पड़ता है, तब जाकर के क्या होता है, संक्रमण रुकता है। अगर नहीं तो पूरे गांव के गांव बर्बाद हो जाएगा और कई क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। इलाज समय से न हुआ तो समाज को गर्त में जाने से भी कोई रोक नहीं सकता है। रोगों के निवारण की दो विधियां हैं। रोग का निवारण करने के लिए दो विधि है। पहला विधि सामान्य विधि जो घरेलू इलाज है इसके द्वारा, दूसरा रोग विशिष्ट विधि अर्थात डॉक्टरी विधि से भी इलाज किया जाता है, जड़ी बूटी से, इंग्लिश दवाई से, हेम्योपैथ से। कई सारे तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है तब जाकर के रोग क्या होता है, ठीक होता है। कई सारे दिक्कतें आएंगे, कभी कभी डॉक्टर को गाली भी सुनना पड़ता है, बच्चा से गाली देता है, लड़का से गाली देता है, सुइया देने में महा खराबी लगता है, तब भी इलाज करता है, कहीं से नहीं करेगा।
तो समान विधि में क्या होता है, कह रहा कि इस विधि के अंतर्गत रोगी के संपर्क से बचा जाता है। जो व्यक्ति रोगी है उससे बचना जरूरी है। कहेगा सर जी अगर 100 आदमी बचबे करे फिर इलाज के करा, यो बात सही है। कह रहा प्रत्येक व्यक्ति रोगी से दूर रहेगा तो इसका इलाज फिर कौन करेगा, प्रश्न ये भी बनता है। तो इसके लिए जो है आदमी ग्लव्स का उपयोग करे, नकाब का उपयोग करे, बार बार सैनिटाइजर्स का उपयोग करे। डॉक्टर से ज्यादा ग्लव्स पहन के अपना किट उट लगा करके तब इलाज करते हैं, ताकि उसका शरीर का कोई भी तरह के बैक्टीरिया, जीवाणु, सूक्ष्मजीव, कवक, फंजाई उसके शरीर में ना पहुंच पाए और वह इलाज भी कर ले, उसको भी रोगी से निरोगी कर दे और खुद भी निरोगी रह पाए। प्रायः देखा जाता है कि रोग किसी व्यक्ति को एक बार हुआ रहता है तो दोबारा न हो। यह भी बात सही है कि एक बार जिसको हो गया है यह ध्यान रखा जाता है कि यह रोग इसको दोबारा न हो। अगर वैसा लक्षण दिखे तो जो पुराना दवाई रहता है वो भी चलता, अगर नहीं सफल हो पाता है तो कुछ नया दवाई फिर उसका चलाया जाता है। तो यह होता है प्रमुख रूप से रोगों के समान विधियों में होता है। समान विधि का और भी बात है, देखिए कि जो निवारण है उसके लिए एक विशिष्ट विधि, रोग विशिष्ट विधि, इसके विधि द्वारा भी क्या होता है, रोगों का निपटारा किया जाता है। खास करके उपचार के माध्यम से तरह तरह के दवाएं, गोलियां, सिरप, कुछ लगाने वाले महलम, पट्टी, इसके माध्यम से भी रोगों का उपचार किया जाता है। इसको विशिष्ट विधि कहा जाता है। तो कह रहा है कि रोगों का निवारण की विशिष्ट विधियां प्रतिरक्षाकरण के नियम पर आधारित होता है कि कैसे प्रतिरक्षा तंत्र को सुरक्षित किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके। कोई बीमारी हो गया, आखिर क्यों हुआ, आखिर कोई कारण होगा, बैक्टीरिया या फिर कवक, जीवाणु, कीटाणु, इसके द्वारा तो उसको क्या कहते, उसको मार देना है पहले। तो उसको मारने के लिए क्या क्या एंटीबायोटिक दवाइयां तरह तरह का उपयोग किया जाता है, तो वह क्या होता है, अपने आप नष्ट हो जाता है, फिर मनुष्य पुराने अवस्था में आ जाते हैं। टीकाकरण रोग निवारण की वह विधि है जिसमें शरीर में विशिष्ट संक्रमण को प्रविष्ट कराकर रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को रोका जाता है। शरीर में कोई रोग हो गया, उससे लड़ कौन सकता है, तो दवाई जो है डॉक्टर क्या करते हैं, सुइया में भर करके इंजेक्शन लगाते हैं कि उसके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करे, मजबूत कर सके। और जो रोग हो गया उसे कौन कारण से हुआ है, तो आखिर कोई जो मानसिक रोगाणु है उस रोगाणु को कैसे रोका जाए, उसको विकसित ना करे, उस विकसित हो जो हो रहा है रोगाणु उसको मार दे, उसे खतरनाक क्वालिटी का रोगाणु शरीर के अंदर में डाल दिया जाता है। तो रोगाणु वाले जो जीवाणु है वह मर गया और जो डाला गया वह विकसित करना शुरू होता है, तो मनुष्य फिर पुरानी अवस्था में दोहराने लगता है और उसका कार्य कुशलता अच्छा से फिर करने लगता है। तो ये होता है दवाई सुइया के माध्यम से। जैसे टिटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, चेचक, पोलियो, टीबी, ये जितना बीमारी बोले हैं, खास करके टिटनस का जब चोट उट लग जाए, जंग उंगला कील उल पर पैर पड़ जाता है, तुरंत टिटनस का सुइया लगवा लिया जाता है 24 घंटा के भीतर में, ताकि टिटनस की समस्या जो है हमारे शरीर में प्रवेश न करे। कि टिटनस वाला बैक्टीरिया, वायरस जो है बहुत खतरनाक होता है, शरीर को नोच देगा, गला देगा मांस को। तो तुरंत क्या करते हैं हम लोग, टिटनस का सुइया लेते हैं। टिटनस का सुइया बड़ा हार्ड होता है, जब जाता है शरीर से तो बुझाता है कि शरीर को हिलाते हो, पीछे में डाल दिया तो बुझाता है बाप रे बाप अब ना बचो, इतना खतरनाक। थोड़ा सा रहता है तो क्या करता, पूरा शरीर को हिलाते हुए चला जाता है। उसके बाद डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ये भी कम खतरनाक नहीं, तो और महागुंडा आदमी है, ये महागुंडई का काम करता है, इसके लिए भी खूब निकलता है। कुकुर खांसी ये चलता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, खांसी होगा लेकिन कुत्ता की तरह कफ ना निकलेगा, खो खो चलते रहता है। तो इसके लिए भी क्या तरह तरह के दवाइयां, सुइया निकाला गया, सिरप निकाला गया। तो ये सब सिरप के माध्यम से क्या कहता है। अब एक बीमारी आता है चेचक। अब चेचक को कहता माता मैया, अरे बीमारी माता पिता का कौन मैया हो गया, अरे ये तो रोग है, इसका दवाई निकाला गया है। एडवर्ड जेनर ने इसका कब दवाई निकाल दिया है, एडवर्ड जेनर चेचक का दवाई निकाल दिया। चेचक का क्या है, मुंह में फूल जाना, तरह तरह फुंसी, ये गर्मी के मौसम अक्सर होता है। अब कहते लोग माता मैया, ये माता मैया कुछ नहीं होता है, बल्कि उसका नाम चेचक है। इसका इलाज के लिए जो है
एडवर्ड जेनर ने दवाई का खोज कर चुका है। और जब चेचक का दवाई सुइया टीकाकरण करवाया जाए तो चेचक का हम निपटारा कर सकते हैं। उसका उद्भव काल और समापन काल एक निश्चित हो जाए, 1 सप्ताह के भीतर उसको खत्म हो जाना है। आज उद्भव हुआ, ट्रीटमेंट हो या ना हो 1 सप्ताह के बाद वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन ज्यादा अगर दर्द कर रहा है तो इसके लिए फिर सुइया का उपयोग करवा सकते हैं, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होता है। और लोग झाड़ फूक करता है, झाड़ फूक से हाँ, वातावरण को सफाई कीजिए। लोग नीम उम के पत्ता रखता है, वातावरण को शुद्धिकरण के लिए जरूरी है कि नीम के पेड़ लगाइए, नीम के पत्ता को पास में रखिए तो ठीक रहेगा। लेकिन ये जो झाड़ फूक, ये सब कोई इलाज इसका नहीं है। पोलियो, पोलियो का टीकाकरण दिया जाता है, बचपन में भी 2 गो सुइया दिया जाता है। एगो बाह में देता है, देखते हैं कि बाह में आप लोग का चिन्हासी रहता है, एक बार लगे वो चिन्हासी फिर नहीं मिटता है। दूसरा पैर में देता है, पैर में मिटाता है। तो पोलियो का टीकाकरण इसलिए देता है कि बच्चे आगे भविष्य में जा करके विकलांग और अपाहिज न हो जाए। खास करके भारत सरकार की जो वर्तमान मोदी गवर्नमेंट है, इसका एको को योजना सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया? इनका जो है रणनीति खराब चल रहा है। लेकिन वही कांग्रेस की सरकार में जब आए थे, उन्होंने चेचक का दवाई दिया, उन्होंने पोलियो का दवाई दिया, जो आज तक चल रहा है। अगर आप पूछता है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस ने क्या किया, अगर पोलियो का टीकाकरण न करवाया हुआ होता तो आज सारे भाजपाई विकलांग होके रह जाते और वो केंद्र की सत्ता का मुंह भी देख नहीं पाते। सब नेंगड़ा लुल्ला बौना बौका पैदा लेते। कौन? तो भाजपाई। तो केंद्र की सरकार जो है इस पर निगरानी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा खोज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ावा दिया जाए, तब जाकर होगा। टीबी का इलाज चल रहा है बहुत पहले से, सरकारी इलाज चल रहा है, चाहे पंचायत स्तर पर हो, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर भी चलता है टीबी का इलाज। टीबी का इलाज भी बड़ा खतरनाक इलाज होता है, बहुत हाई क्वालिटी की बीमारी होता है। जो आदमी खांसी करता है, कफ गिरने लगता है, नाक से ब्लड गिरना, मुंह से ब्लड फेंकना, ब्लड का थक्का बन के मुंह से गिरना, तो ये क्या होता है? टीबी का शिकार। लंबे समय तक खांसी रह गया तो टीबी का शिकार हो जाता है। तो खांसी का समय से क्या होना चाहिए? इलाज हो जाए तो वो जो क्या नहीं होगा, वह टीबी का रूप धारण नहीं करता। और भी कई सारी बीमारी हैं जिसका रोगों का क्या हुआ, निपटारा के लिए टीकाकरण को विकसित किया जा चुका है और भी आने वाले भविष्य में टीकाकरण को विकसित किया जाएगा नए नए बीमारियों के लिए। अब बात आते हैं हेपेटाइटिस ए और बी। लोग कहते हैं हेपेटाइटिस बी जब हो जाता है तो लोग नहीं जीते हैं, सही बात है, मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हेपेटाइटिस है ए और बी कि आदमी रोगी है लेकिन वो जीवित है, तो भगवान भरोसे चल रहा है। तो कह रहा है हेपेटाइटिस ए तथा बी खतरनाक बीमारियां हैं, सही बात है। हेपेटाइटिस ए के लिए टीके को तैयार कर लिया गया है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के लिए अभी तक टीकाकरण का विकास नहीं हुआ। वैज्ञानिक रिसर्च में लगा हुआ, लैब में बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक पूर्ण रूप में सफल नहीं हो पा रहा। कोशिश है कि जल्द से जल्द हेपेटाइटिस बी का भी टीकाकरण को विकास किया जाए और लोगों को हेपेटाइटिस बी होने से रोका जा सके, और अगर किसी को हो गया है तो उसका भी इलाज समय से करवाया जा सके। चल रहा है रिसर्च, जब सफल हो जाए, उम्मीद करते हैं जल्द सफल हो जाए। 5 वर्ष के प्राय बच्चों को हेपेटाइटिस ए के लिए, जो भी बच्चे 5 वर्ष के हेपेटाइटिस ए के लिए प्रतिरक्षा विकसित कर चुके होते हैं, वो बीमारी का संक्रमण हो सकता है, तो इसीलिए उससे लड़ने के लिए बच्चों को 5 वर्ष से पूर्व में ही हेपेटाइटिस ए का टीकाकरण करवा दिया जाए, जिसके कारण क्या होगा, आने वाले दिनों में उसका हेपेटाइटिस का शिकार न हो सके। जिस प्रकार पोलियो का टीकाकरण दे दिया जाता है, 5 साल से पहले लड़का सबको लगा दिया जाता है, ताकि बच्चे विकलांग ना हो, अपाहिज ना हो, गूंगा ना हो, ये सब रोगों से रोका जा सके। इस बीमारी का वायरस खास करके जल के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस ए हो या बी हो, इसका जो है मुख्य रूप जल है, जल के माध्यम से ही फैलता है, जल के माध्यम से हैजा भी फैलता है। तो कई सारे रोग हैं जल से, कुछ हवा के माध्यम से, कुछ भोजन के माध्यम से, कुछ वातावरण के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से रोग फैलते हैं। तो इसको निपटारा करना हमारा कर्तव्य है। हम वातावरण को साफ सफाई रखें, जल को भी साफ रखें, जल जहाँ जमा होता है उसमें फिनेल डालें, केरोसिन का छिड़काव करें, तब जाकर के क्या होगा कि वातावरण शुद्धिकरण रहे और हम बीमारी से बच सकते हैं।
तो आज का टॉपिक पूरा आपका रहा रोग निवारण के सिद्धांत बताया गया। आज का पूरा टॉपिक में क्या बताए? रोग निवारण का सिद्धांत। कल हम बताएंगे आपको स्वास्थ्य और विकास, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। कल का टॉपिक चलेगा यहीं पर, स्वास्थ्य और विकास। जय हिंद, फिर मिलते हैं साथियों।